है वो है बायोमेटलर्जी। बायोमेटलर्जी में उसे देखने से ही लग रहा है, सुनने में लग रहा है कि ये टू टर्म्स हैं, बायो एंड मेटलर्जी। बायो का मतलब है ऐसी चीज़ जिसके अंदर जान हो, जो ज़िंदा हो, जिसके अंदर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही हो। यहाँ पे जो आपने बायो का मीन इस सारे प्रोसेस में रखना है वो हम ले रहे हैं कि बायो इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया है, वायरस है, एलजी है, फंजाई है। मेटलर्जी का मतलब होता है मेटल्स, और मेटल्स जिसे हम कहते हैं धात। जैसे हमारे पास आपने सोना देखा हुआ है, घरों में इलेक्ट्रिसिटी में जो कॉपर इस्तेमाल होती है, हमारे पास स्टील के बर्तन होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल। अब इन सब में अगर आप देखें तो आपको शाइन भी नज़र आती है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है, और ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। अब बायोमेटलर्जी क्या है, ये टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है। ये एक्चुअल में प्रिंसिपली ऐसा है कि जिसमें टू वर्ड्स का हम रिलेशनशिप देखते हैं। एक हमारे पास ये है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और मेटल्स का क्या कार्य होते हैं, रिलेशनशिप देख रहे होते हैं। इसमें अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों लेते हैं, इसलिए कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से किसी भी वेस्ट मटेरियल से मेटल को क्या कर रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। नेचुरल प्रोसीजर भी इसलिए क्योंकि अगर जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वेस्ट से, तो बहुत से और भी तरीके हैं कि मेटल को एक्सट्रैक्ट कर ले, क्योंकि हम लिविंग थिंग को यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक हमारे पास क्या है, नेचुरल फिनोमेना है। अब मैं कहूँ कि हमारे पास कोई भी वेस्ट मटेरियल था, या जैसे अक्सर लोग पहाड़ खोदते हैं, माइनिंग करते हैं, वहाँ से उन्हें कोई मिला, उसे वो लेबॉर्ट्री या इंडस्ट्रियल लेवल पे ले गए, ट्रीट करवाया उसे, और वहाँ से उन्होंने क्या की, मेटल एक्सट्रैक्ट कर दी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास क्या थी, कोई भी और थी, उसे हमने ट्रीट करवाया और वहाँ से हमने मेटल को क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो ये जो प्रोसीजर है इसे हम कहते हैं बायोमेटलर्जी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना कि ये बायोमेटलर्जी है, इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स भी आती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज कर रहा होता है। बायो रेमिडिएशन का क्या मतलब है, यहाँ पे भी बायो का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइफ मीन बड़ी चीज़ों को भी कहते हैं माइक्रो, जैसे ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। लेकिन मैं दोबारा कहूँगी कि यहाँ पे हम ले रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, छोटी चीज़ों को ले रहे हैं। रेमिडिएशन का क्या मतलब है कि रेमिडिएशन का मतलब है, सबसे पहले टर्म का मैं कह रही हूँ कि उसका मतलब है कि हम रेमिडीज़, तरीक़ेकार ऐसे लाते हैं कि जिसमें हमारा जो इन्वायरमेंट जो गंदा है उसे हम क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। जो चीज़ें टॉक्सिक हैं उन्हें हम क्या करते हैं, लेस टॉक्सिक करते हैं, इन्वायरमेंट का ट्रीट करवाते हैं। ऐसे ही बायो लीचिंग और जो बायोमेटलर्जी है, ये 99% दोनों टर्म्स को सेम कंसीडर किया जाता है, क्योंकि दोनों में हम क्या कर रहे होते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है बायो मिनरलाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं, मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब अगर ये सारा प्रोसीजर देखें कि सारा इन्वायरमेंट से ही रहा है कि इन्वायरमेंट में अगर वेस्ट मटेरियल है, आप उसे ले रहे हो और वहाँ से मेटल ले रहे हो, तो दिस इज़ अ बायो लीचिंग। कोई मिनरल है उसे ले रहे हो, वहाँ से मेटल ले रहे हो, तो दिस इज़ अ बायो मिनरलाइजेशन। अब थर्ड टर्म में हमारे पास आ रहा है मेटल एक्सट्रैक्शन। हमने मेटल ली, मेटल की रिकवरी की, कि जो मेटल हमारे पास एक वेस्ट प्रोडक्ट में थी, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, उसे हम ले के वहाँ से मेटल ले रहे हैं, उसे रिसाइकल करवा रहे हैं। इसके अलावा हम मेटल की टॉलरेंस देख रहे हैं, अकमुलेशन देख रहे हैं। टॉलरेंस का मतलब ये कि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को उस और प्रोडक्ट के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो उस मेटल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ज़्यादा टॉक्सिक ना कर दे, वो जो उस मेटल है उसको के दरमियान जो बॉन्ड है उसे वो ब्रेक ना कर दे, तो जो हमारी मेटल है वो कहीं ना कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो मेटल की भी एक सर्टन टॉलरेंस होती है, जैसे गोल्ड है उसकी अलग है, कॉपर की अलग है, स्टील की अलग है, आयरन की अलग है। तो वो हमारे पास ये कुछ टर्म्स है ना, कीप इन माइंड रखना ज़रूरी है कि कई जगह हम मेटल को ही एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, लेकिन वेस्ट से करवा रहे हैं, मिनरल से करवा रहे हैं, उसे हम रिकवर कर रहे हैं, उसे हम रिसाइकल कर रहे हैं, उसे हम जो है ना उसकी टॉलरेंस को देख रहे हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उसमें उसकी अकमुलेशन को देख रहे हैं। तो ये सारी टर्म्स हैं जो हम बायोमेटलर्जी में अपने दिमाग में रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आती है हिस्ट्री। अब
कोई भी काम होता है तो उसमें मतलब होता है ना कि सबसे पहले किसी ने तो शुरू किया होगा, किसी के तो दिमाग में ये चीज़ आई होगी। तो सबसे पहले ये चीज़ जिसके दिमाग में आई थी वो हमारे पास एक लेटन जो है ना, हमारे पास एक बंदा था, उसका नाम था जॉर्जर्ड। उसने क्या किया, उसने एक सल्फ्यूरिक एसिड ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रीट करवा के प्रोड्यूस करवाया। ऐसे ही दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनके अंदर जो है ना एक इंस्पायरेशन मिली, उनमें कॉन्फिडेंस आया कि हम लोग भी जो है ना ऐसा प्रोसीजर कर सकते हैं, ऐसा ये नेचुरल फेनोमेना हमारे पास आ सकता है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स को जो है ना इस्तेमाल में लाया जा सकता है, उनसे मदद ली जा सकती है। तो वो सबसे पहले अगर हम देखें कि 300 साल पहले कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया गया लो ग्रेड ओर से। अब लो ग्रेड ओर की जो ये टर्म है, इसी में अगर आपको बताऊं तो इसमें वही है कि जो वेस्ट मटेरियल है जिसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं थी, जैसे कहते हैं ना उसने हाई ग्रेड ली है, उसके लो ग्रेड थे, तो लो ग्रेड की एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं होती, जो चीज़ वेस्ट होती है जिसकी ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है। फिर क्या हुआ कि अगर कहते हैं थोड़ा सा और बैक जाएँ तो इजिप्टियंस ने देखा, चाइनीज़ ने देखा, तो ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, कुछ इतना ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन उससे भी काफ़ी टर्म पहले विद द पैसेज ऑफ टाइम इसे जो है ना एडवांसमेंट मिलती रही, डेवलपमेंट होती रही इसके अंदर। फिर कहते हैं 200 साल पहले बायो मिनरलाइजेशन के बारे में हमें चाइनीज़ ने बताया था। और बायो जो हमारे पास मेटलर्जी है, एक इमर्जिंग फील्ड है, ये मटेरियल को डिवेल्प कर रही है और उसे क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। अब हम देखेंगे कि जो सारा काम हुआ किस तरह, हमारे पास एक और थी, उसे ट्रीट करवाया गया, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को करवाया गया, तो उसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम जो काम आता है वो हमारे पास आता है कि सिलेक्शन करना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। मैं कहती हूँ कि मैंने कॉपर ली तो वहाँ से मैंने कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिया कि जिसने कॉपर को ही वहाँ से एकमुलेट करवाया, उसे ही वहाँ से जो है ना एब्जॉर्ब किया, उसी वेस्ट पे मैंने कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिया तो उसने वहाँ से आयरन को एब्जॉर्ब कर लिया, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिया उसने वहाँ से जो है ना मेरे पास गोल्ड को एब्जॉर्ब कर लिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंडरस्टैंड जरूरी, ऐसा नहीं है कि वो जो वेस्ट है वो लेस टॉक्सिक है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं उसे उसकी जो टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ हमारे इस्तेमाल में है उसे वो हार्मफुल बना रहा है। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सिलेक्शन जो है ना वो बहुत मैटर कर रही होती है। अब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट कर लिया, देन हम क्या करते हैं, उसकी कल्चर की प्रिपरेशन करते हैं। अब एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे थायोबैसिलस मैं कहती हूँ एक बैक्टीरिया है, तो हमने उसे कल्चर करना है, उसके नंबर को इंक्रीज़ करवाना है, क्योंकि उसे हमने एक बहुत बड़े वेस्ट के साथ क्या करवाना होता है, ट्रीट करवाना होता है। देन हम क्या करते हैं, हमने उसकी कल्चर की क्या कर ली, हमने उसकी कल्चर प्रिपरेशन भी कर ली, फिर हमने उसे डिज़ोल्व करवाना है, और फिर डिज़ोल्व करवाने के बाद हमने मेटल को क्या करना है, उसके अंदर वो जो हमारे पास मटेरियल था उसके अंदर डाला और उसे वहाँ से क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, और देन हमने मेटल की क्या कर ली, रिकवरी कर ली। तो ये एक सीरीज़ की फॉर्म में क्या है, हमारे पास सारा काम हो गया। देन अगर नेक्स्ट हम देखें तो हमने ये प्रोसीजर किया गया। अब इसे आप सबसे पहले देखें, ये मेरे पास एक वेस्ट है, ये मैंने वेस्ट लिया, उसके बाद इस वेस्ट को मैंने कहीं से ले लिया, मैं कहती हूँ मैं किसी पहाड़ी इलाके गई, वहाँ से मैंने इस वेस्ट को लिया और मैंने रास्ते में क्या यूज़ की, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट में से किसी लेबॉर्ट्री या किसी इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे मैंने उसे ट्रीट करवाना था मैं उसे ले गई। वहाँ पे आने के बाद मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सिलेक्शन की, मैंने देखा कि जो वेस्ट है इसके ऊपर मुझे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करने चाहिए और यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल हैं जो कि मुझे देंगे। उसे मैंने लेबॉर्ट्री में आके सोल्यूशन प्रिपेयर किया और फिर मैंने उसे फनल्स और टेस्ट ट्यूब्स के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया, उसे ट्रीट करवाया। तो ट्रीट करवाने के बाद मैंने क्या कि मुझे क्या हुई, वहाँ से गोल्ड की रिकवरी हुई। ये सारे प्रोसीजर में कह सकते हैं कि ये जो मैंने लिया उसमें मुझे 5% गोल्ड मिल गया, 25% कॉपर मिल गई, 50% मुझे वहाँ से जो है ना स्टील का मटेरियल मिल गया और जो 5% मिल गया मुझे आयरन मिल गया। अगर मैं कोई भी जनरली बात करूं कि अगर मेरे पास ये वेस्ट था ना, इसमें से मुझे 50% वो वेस्ट है और 50% वहाँ से मैंने मेटल को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जैसे मैंने कहा कि वहाँ से मैंने लिया और उसे मैंने ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया और वहाँ पे लेबॉर्ट्री में आकर ट्रीट करवाया, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। साइंटिस्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं
कोई भी बड़ी चीज़ है उसे सॉल्व करें कि हमारे पास जो है ना वो आसान से आसान होती जाए। उसमें सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास डायरेक्ट बायोमेटलर्जी है। डायरेक्ट बायोमेटलर्जी ये है कि आपने जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म की सिलेक्शन कर ली, आपको पता है कि हमारे पास ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, आपने वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म लिया और जहाँ पे कोई भी वेस्ट मटेरियल था जिसे आपने ट्रीट करवाना था, उस पे जाके डायरेक्ट आपने वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ऐड कर दिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म ने क्या कर दी, हमें वहाँ पे मेटल दे दी, हमने उस मेटल को रिकवर किया, उसे साफ़ कर लिया, एक प्योर मेटल ले ली। और इनडायरेक्ट बायोमेटलर्जी क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है कि जिसमें हम पहले ओर को लेते हैं, एक सोल्यूशन बैक्टीरिया का प्रिपेयर करते हैं, फिर उस ओर के अंदर डालते हैं। तो वो जो प्रोसीजर होता है वो हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। जैसे कि अगर आप ये देखें कि हमारे पास डायरेक्ट में क्या था कि हमने बैक्टीरिया को डायरेक्ट किया ओर में डाला, फिर वो एक लिक्विड सोल्यूशन बना और हमारे पास क्या हुआ, प्योर मेटल गेन कर ली। इनडायरेक्ट में हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो बैक्टीरिया था उसकी हमने हेल्प ली। यहाँ पे डायरेक्ट में हमने किसी की हेल्प नहीं ली, मतलब कहते हैं जैसे हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जब रिएक्शन होता है तो उसमें हम कैटालाइज को करते हैं, कैटालाइज जस्ट क्या करते हैं, उस रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ऐसे ही जहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिया, उसने और के ऊपर एक्ट किया, अगेन लिक्विड सोल्यूशन मिली और एक हमें प्योरीफाई मेटल मिल गई। दोनों तरीके सेम है, लेकिन एक में हम क्या कर रहे हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो सारा प्रोसीजर होता है उसमें हमारे पास जब हम उसे लेबॉर्ट्री के लेवल पे लाते हैं ना, तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स जो होते हैं ना इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर है। जब मैंने कहा कि मैंने उसे वहाँ से ओर को लिया, उसे ट्रीट करवाया, तो उस दौरान हो सकता है कि जिस बायो रिएक्टर में मैंने डाला उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म सारे मेरे डाई कर दें। पीएच अगर उसकी ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या होंगे, या माइक्रो ऑर्गेनिज़म एसिडिक कंडीशन में चले जाएंगे या वो बेसिक कंडीशन में चले जाएंगे। डेंसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि सारी कंडीशंस को एक ऑप्टिमम लेवल पे लेकर चलना होता है। मेटल टॉलरेंस ये है कि जब मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को डाला, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे ही ना हो कि यहाँ तो वो मेटल के ऊपर एक्ट ही ना करे, और अगर एक्ट करें ऐसा करें कि वो उस मेटल को ब्रेक डाउन कर दें, उसकी जो है ना उनके दरमियान जो बॉन्ड है, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो है ना, मैं ये कॉपर है और ये भी क्या है, कॉपर है, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है उसे वो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ये है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं ये सारी चीज़ें किस में ग्रो करती हैं, ऑक्सीजन में। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाई कर देंगे। लाइट वेव मैटर करती है कि आप जो लाइट एंटर हो रही है उसकी पेनिट्रेशन मैटर करती है कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि उसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्ट कर दे। और वाटर जो मैंने ड्यूरिंग द सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है। अब मैं बार बार कही जा रही हूँ कि हमारे पास बैक्टीरिया है, हमारे पास फंजाई है, हमारे पास एल्गी है, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं हमारी किसी भी और या वेस्ट मटेरियल को ट्रीट करवाने में। अब हम देखेंगे कि कौन सी जो बैक्टीरिया है वो किसको ट्रीट करवा रहा है, उसका काम क्या है। सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया पे आ जाएँ तो हमारे पास सबसे जो पहला बैक्टीरिया आ रहा है वो है हमारे पास एसिडोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट। ये हमारे पास क्या करता है, कॉपर को, गोल्ड को और यूरेनियम को, जब हमने किसी भी और में से कॉपर, गोल्ड और यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करवाना हो तो हमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करना चाहिए, एसिडोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट्स। ये क्या करता है कि जो सल्फाइड मिनरल्स है वहाँ से बायोमेटलर्जी करवा के हमें ये मेटल दे देता है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आता है वो है लेप्टोस्पेरिलियम फेरोऑक्सीडेंट। जब हमने जिंक और कॉपर की एक्सट्रैक्शन करवानी हो तो वो भी हम लोग तब कौन सा यूज़ करेंगे, लेप्टोस्पेरिलियम फेरोऑक्सीडेंट है। ये भी बायोमेटलर्जी में जो सल्फाइड मिनरल्स हैं वहाँ पे हेल्प करता है। थायोबैसिलस डाइऑक्सीडेंट है, जब हमने निकल में, कॉपर में, कोबाल्ट की करवानी हो, वहाँ से वो और में से मेटल की रिकवरी करवानी हो तो थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट को यूज़ करते हैं। यहाँ से एक टर्म वाज़ेह हो रही है कि देखिए एसिडोबैसिलस अलग चीज़ों को एक्सट्रैक्ट, अलग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, लेपिडोस्पायरेलियम अलग को कर रहा है और थायोबैसिलस जो है ना वो अलग को कर रहा है। और यहाँ से क्या चीज़ हमारे माइंड में है कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर हमें उसका नॉलेज ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा, हम ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को पुट कर देंगे तो वो हमारे उस और के ऊपर क्या एक्ट करेगा। इसलिए उसकी स्टडी करना, उसकी सेलेक्टिविटी देखना, उसकी स्पेसिफिसिटी देखना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो काम थायोबैसिलस हमारे पास, ये वाला थायोबैसिलस जो मेरे पास थायोऑक्सीडेंट है वो कर रहा है, वो मेरे पास एसिडोबैसिलस फिरोऑक्सीडेंट तो नहीं ना करेगा। हालांकि ये भी सल्फाइड मिनरल से हमें दे रहा है और ये भी सल्फाइड मिनरल से दे रहा है। ये जब दे रहा है तो ये हमें कॉपर, गोल्ड और यूरेनियम दे रहा है। ये जो हमें दे रहा है ये हमें निकल, कॉपर और कोबाल्ट दे रहा है। नेक्स्ट अगर हमने देखा तो हमारे पास है एसिडोबैसिलस क्लैडस। ये क्या कर रहा है, जब हमने कॉपर और गोल्ड की एक्सट्रैक्शन करवानी होती है, और ये हम यूज़ करते हैं जब हमने डिटॉक्सीफाई करना होता है हैवी मेटल्स को। डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, डी का मतलब होता है, मैं कह दूं कि ब्रेक डाउन है। टॉक्सीफाई का क्या मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं उन्हें लेस टॉक्सिक करना। ठीक हो गया, जो एडवर्स होती हैं इन्वायरमेंट में उन्हें क्या कर देना, लेस एडवर्स कर देना हैवी मेटल्स में। देन हमारे पास आता है एसिडोथायोबैसिलस, थायोऑक्सीडेंट है। इसमें हम कॉपर, गोल्ड और जिंक को एक्सट्रैक्ट कराते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा, ये वाला जो हमारे पास बैक्टीरिया आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी है कि वो क्या करता है, हमारे इसमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी है कि वो साल्ट की जो कंसनट्रेशन है ना उसे बहुत ज़्यादा जो है ना बर्दाश्त कर सकता है, उसकी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हमारे पास आया है वो है सल्फोबैसिलस थर्मोसल्फो ऑक्सीडेंट्स है। तो वो हमारे पास निकल, कॉपर और कोबाल्ट मेटल को दे रहा है, यूज टू डिटॉक्सीफाई द हैवी मेटल्स। मैंने पहले भी बताया कि डिटॉक्सीफाई द हैवी मेटल से क्या मुराद है कि कई जो हैवी मेटल्स होती हैं, चाहे वो हमारे वाटर में हो, चाहे वो सोयल में हो, तो वो दोनों सोयल और लैंड में जो है ना पोल्यूशन का काज बनती है। तो ये जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को करेंगे कि ये उसे लेस टॉक्सिक कर देंगे, लेस टॉक्सिक करेंगे, और दूसरा हमें मेटल वहाँ से रिकवर करके देंगी। बेसिलस सबटाइल्स क्या करता है, ये हमें कॉपर, जिंक, लेड और कैडमियम को देता है। यूज़ फॉर बायोमेटलर्जी ऑफ सल्फाइड मिनरल्स हैं। लेप्टोस्पेरियम फायरोफाइलियम क्या करता है, ये कॉपर और जिंक ही करता है। ये भी अगेन हमारे पास सल्फाइड मिनरल्स में हम यूज़ करते हैं। और एसिडोफेलियम रबरम में क्या करते हैं, ये हम यहाँ से हमें आयरन, जिंक, मैंगनीज और बेरिलियम मिलता है और इसे हम बायो लीचिंग में, जब हमने बायो लीचिंग करना हो डायरेक्ट हमने और से, मैं दोबारा बता देती हूँ कि बायो लीचिंग का मतलब होता है जब हमने डायरेक्ट और में से, वेस्ट में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो तो वो हमारे पास बायो लीचिंग होता है। लेकिन जो बार बार टर्म मेरे पास ऊपर आ रही है ना, सल्फाइड मिनरल्स के हम बायोमेटलर्जी किसकी करवा रहे हैं, सल्फाइड मिनरल्स की करवा रहे हैं। यहाँ से हम मिनरल से जो है ना मेटल को गेन कर रहे हैं। देन हमारे पास आया लास्ट पे एसिडो फाइलम ऑन ग्रेवम, ये हमारे पास निकल, जिंक और कोबाल्ट की कर रहा है और ये भी हम यूज़ फॉर बायोमेटलर्जी ऑफ द सल्फाइड मिनरल्स है। देन आप देखें कि हमारे पास ना आगे जैसे बैक्टीरिया होता है, बहुत से बैक्टीरिया हमारे पास देखें इस शेप के हैं, मतलब ऐसे ट्यूब शेप के हैं, बेसिलस शेप के हैं। तो ये सारे जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं, ये कुछ उनकी आपको शक्लें दिखाई हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फंजाई। फंजाई जो है ना, सबसे पहले हम देखें तो ये भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आता है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास फंजाई दी गई है वो है पेंसिलियम क्रिसोजेनम है। ये कॉपर और गोल्ड की एक्सट्रैक्शन में करते हैं और ये जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने लेना होता है ना, मैंने कह दिया अब मैं कहती हूँ कि ये मुझे पेंसिलियम क्रिसोजेनम है, तो ये फंजाई हमें मिलेगी कहाँ से। पहले हम ले लेते हैं फंजाई किसी सोर्स से, फिर इस वहाँ से फिर उसे ग्रो करवाते हैं और ग्रो करवाने में उसका हम देखते हैं कि ये क्या काम करती है। जब हमने पेंसिलियम क्रिसोजेनम लेनी है तो ये हमें साल्टेड फूड प्रोडक्ट से मिलेगी, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर नमक होगा, जिनके अंदर NaCl प्रेजेंट होगा, जैसे कि आप कह सकते हैं पिकल, हमारा जो अचार होता है उसे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्पैरेजिलस नाइजर, ये भी गोल्ड की एक्सट्रैक्शन में, ये हमें सीरियल्स में मिलती हैं, मतलब जो हमारे पास जो गंदम में, मकई, ऐसी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेंसिलियम सिंपली सीजियम जो आता है, ये भी एक्सट्रैक्ट करता है सिल्वर्स का और डिकाइंग वेजिटेशन है। और राइजोपस एरिजस जो होता है ये कॉपर और गोल्ड की एक्सट्रैक्शन करता है। और ये हमने जो फंजाई लेना होता है ये हम फ्रूट और वेजिटेबल से लेते हैं, वो जो ख़राब हो जाती हैं, जो हमारी यहाँ पे रेडियो पे गले सड़े फ्रूट होते हैं, उन्हें आप लें और उनसे हमें आपको क्या मिल जाएगा, राइजोपस एरिजस मिलेगा।
और नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है एस्परजिलस टायरस। ये निकल के एक्सट्रैक्शन के लिए सोयल से, मतलब हमारी जो ज़मीन है उससे हमें जो है ना एस्परजिलस टायरस जो है ना फंजाई मिल जाएगा, और इसे हम ले करके किस चीज़ की एक्सट्रैक्शन करवा लेंगे, निकल की एक्सट्रैक्शन करवाएंगे। देन हमारे पास आता है पेंसिलियम सेट्रिनम। पेंसिलियम सेट्रिनम से हम जिंक को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। ये हमें वीट और सोयाबीन से ये फंजाई हम लोग गेन कर देते हैं। अगेन देखिए फंजाई है, और इस फंजाई से हम ये वाली मेटल एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। और ये फंजाई हमें मिलती कहाँ से है, साल्टेड फूड प्रोडक्ट से मिलती है, सीरियल से मिलती है, हमें रोटनिंग फ्रूट सीड से मिलती है, सोल से मिलती है, वीट से मिलती है, सोयाबीन से मिलती है। जब वो हमें मिल जाती है तो उसे हम उसका नंबर इंक्रीज़ करवा लेते हैं अपनी लैब में, अपनी इंडस्ट्रियल लेवल पे, और वहाँ से हम मेटल की क्या कर देते हैं, रिकवरी कर देते हैं। देन हमारे पास कुछ और हमारा फंजाई हैं जिनमें मेरे पास आता है एस्परजिलस फ्लेवस है। ये आयरन, मैंगनीज, कॉपर और जिंक। अगेन देखिए कि उनका सोर्स भी अलग अलग है, और वो जो मेटल एक्सट्रैक्ट कर रही हैं वो भी अलग अलग है। और हर कोई, हमने पिछले बैक्टीरिया बड़े अलग अलग बैक्टीरिया थे, वो अलग अलग जो है ना वेज से हमें जो है ना मुख्तलिफ मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करके दे रहे थे। और फंजाई भी हमने देखा कि एक फंजाई है जैसे एस्परजिलस फ्लेवस है, तो वो अलग मेटल की एक्सट्रैक्शन करवा रहा है। इसे आप किसी और पे डाल दोगे तो आप वो वाली मेटल गेन कर ही नहीं पाओगे। ये हमें कहाँ से मिलती है, सीरियल ग्रेन से, लेग्यूम से और ट्री नट से, जैसे हम कह सकते हैं घरी वगैरह जो होती है हमारे पास। और फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम, ये लेड, जिंक और कॉपर के एक्सट्रैक्शन होते हैं। स्वीट पोटैटो जिसे हम शकरकंदी कहते हैं, वहाँ से मिल सकते हैं। लेग्यूम से, बनाना से, मोस्टली देखेंगे हमें मीठी चीज़ों से मिल रहा है, फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे जो फंजाई आता है वो है ट्राइकोडर्मा रेजिस। ये कैडमियम और आयरन की करता है, और ये भी रोटनिंग प्लांट और जो नेचुरल हैबिटेट है जैसे घास वगैरह होते हैं जो गले पत्ते जैसे दरख्तों से नीचे गिर जाते हैं, तो उनके ऊपर ये वाला फंजाई हमें मिल जाएगा। बैक्टीरिया देख लिया, फंजाई देख लिया। नेक्स्ट ये फंजाई हैं कुछ हमारे पास देखें तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं एल्गी। एल्गी किस तरह मेटल की एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है, हम किस एल्गी को लेके कौन सी मेटल की एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो है कोरोला वुल्गैरस। यहाँ से कॉपर, जिंक, लेड और कैडमियम का करता है, और ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जो डिटॉक्सीफाई करना होता है हैवी मेटल्स को। देन हमारे पास आता है स्कैडिसम स्पीशीज़ हैं, ये कॉपर, निकल और क्रोमियम को कर रहा है, और ये मेटल की रिकवरी एप्लीकेशन में हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। देन तीसरे नंबर पे आती है स्पोरोलिना प्लैटिनियस, ये भी कॉपर, जिंक और कोबाल्ट को करते हैं। ये यूज़ करती हैं मेटल रिमूवल फ्रॉम द वेस्ट वाटर है। देखिए हमने एल्गी पढ़े हैं इस मेटल को, और साथ हम उसका इस्तेमाल पढ़े हैं कि हमें ये कहाँ से किस तरह मिली और हमें से किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोफाइडियम स्पीशीज़ हैं, ये कैडमियम और लेड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये बायोमेटलर्जी सल्फाइड मिनरल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास आते हैं स्पायरोजायरा स्पीशी एल्गी की। मोस्टली अगर आप एल्गी को देखेंगे ना तो ये आपको ग्रीन कलर की मिलती है, और एल्गी होता कैसे, जैसे हमारे ट्यूबवेल्स में, हमारे जो तालाबों में ग्रीन कलर का जो मटेरियल होता है उसे हम एल्गी कहते हैं। मुझे बताते वक्त याद आया कि आपको एल्गी बता दूं। नेक्स्ट मुझे लगा है निकल और जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये जो मेटल इनटेक करते हैं उसकी अकोमोडेशन में हमें इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास एल्गी है। नेक्स्ट अब ये जो बायोमेटलर्जी का हमारे पास प्रोसेस है, हम एक वेस्ट मटेरियल को ले रहे हैं और उसे ट्रीट करवा के हम मेटल को ले रहे हैं, तो देखने में तो लग रहा है कि बहुत ही फ़ायदेमंद प्रोसेस है। अब देखते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये होगा कि इन्वायरमेंट में कोई पोल्यूशन नहीं काज करेगा, इन्वायरमेंट के साथ जो है ना कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो ये फ़ायदेमंद है। अब हमारे पास है लोअर एनर्जी कंजप्शन। लैब में हम इस्तेमाल करते हैं तो इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती होगी, चाहे वो आप फ्यूल की फॉर्म में कंसीडर कर लें, कि अगर हम और को वहाँ से ला के तो उसे ट्रीट करवाते हैं लैब में, तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट वगैरह इस्तेमाल होती है, तो वही कितना आसान तरीका है कि आप बैक्टीरिया को लो और उस वेस्ट मटेरियल के साथ से ट्रीट करवा लो, जैसे मैंने डायरेक्ट मैकेनिज़्म में पीछे बताया था। तो ये देखें कि जो है ना लोअर एनर्जी और सिलेक्टिव मेटल एक्सट्रैक्शन है। मुख्तलिफ हम पीछे बैक्टीरिया पढ़ के आए हैं, फंजाई पढ़ के आए हैं, एल्गी पढ़ के, हर बैक्टीरिया की जो आगे फर्दर स्पीशीज़ थी, फंजाई की जो स्पीशीज़ थी, एल्गी की स्पीशीज़ थी, उनके मुख्तलिफ काम थे, और वो मुख्तलिफ मेटल अगर
एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। कोई अगर कॉपर का रहा है तो कोई हमारे पास जिंक का रहा है, तो कोई हमारे पास जो है ना वो लेड को एक्सट्रैक्ट करके आपको दे रहा है। देन नेक्स्ट वही अगेन हमारे पास वर्सटैलिटी के मुख्तलिफ चीज़ों का रिड्यूस वेस्ट जनरेशन। रिड्यूस वेस्ट जनरेशन का क्या है कि एक चीज़ जो आपके पास क्या थी, वेस्ट थी, उसे आप रिकवर करा के मेटल ले रहे हो। तो मतलब आप जो हमारे पास इन्वायरमेंट में पहले वो अगर 100% था, 100% वेस्ट था, आपने ट्रीट करवा के उसे कितना कर दिया, आपने उसे कर दिया 50%। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर मैं अगेन फिर आपको समझा देती हूँ कि एक चीज़ जो 100% हमारे पास क्या थी, गंदी थी, उसमें से हमने लिया तो उसे हमने 50% कर दिया, वहाँ से 50% हमने क्या ले लिया, मेटल को ले लिया। अब इसके अगर आप फ़ायदे और भी हैं कि पोटेंशियल ऑफ बायोलीचिंग लो ग्रेड एयर्स है, बहुत सी हम रेमिडिएशन जो है ना माइनिंग साइड में सिंपल प्रोसेस है, इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है, कितना ज़्यादा जो है ना पैसा भी नहीं लगता, और हाई प्रेशर और टेम्परेचर की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, और कोई भी ये ऐसी गैसेस जो है ना इमिट नहीं करता जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन का सबब बने। पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और लास्ट पॉइंट क्या है कि नो पॉइजनस गैसेस वो ट्रीट करवा रहा है। अगर वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो नो पॉइजनस गैसेस है, मतलब ये कि एयर पोल्यूशन का भी काज नहीं हो रहा। देन हमारे पास आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये कि स्पेसिफिसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मैं हूँ और मैं मतलब एक आम आदमी से मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये हमारे पास कोई भी वेस्ट है और है, या वैसे ही मैं पहाड़ों से कोई ले आई हूँ पत्थर सा, तो वहाँ से मैंने मेटल एक्सट्रैक्ट करनी है। सबसे पहले मैं मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं नेचुरल प्रोसेस यूज़ कर रही हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल कर रही हूँ। उन्हें करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये पता हो कि मैंने कौन सा बैक्टीरिया लेना है, फंजाई लेना है तो उसकी कौन सी स्पीशी लेनी है, एल्गी लेना है तो उसकी कौन सी स्पीशीज़ है। मतलब एक कंप्लीट नॉलेज, एक कंप्लीट स्टडी, एक कंप्लीट जो है ना आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बैकग्राउंड पढ़ना पड़ता है, फिर जाके आपको पता चलता है। प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है कि जब आप एक बैक्टीरिया को आपको पता तो चल गया, आपने उसे उसका नंबर इंक्रीज़ करवाने, आपके पास 10 या 12 बैक्टीरिया थे, आपने उसे बायोरिएक्टर में डाल के एक्सपोनेंशियली उसका नंबर इंक्रीज़ करवाया, तो आपको उसे देखना पड़ता है कि कहीं टेम्परेचर, पीएच, एसिडिटी, ऑक्सीडेशन जो है ना ऑक्सीजन का लेवल, आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। स्लो एक्सट्रैक्शन जो है प्रोसेस है। इम्प्योरिटी सेकेंडरी मेटाबोलाइट से आप एक चीज़ को प्रिपेयर कर रहे, उसी के दौरान कोई एक और रिएक्शन हो रहा है, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जो है ना प्रोड्यूस हो रही हैं। लिमिटेड जो है ना उसकी एप्लीकेशन की क्या है, रेंज है। देन हम उसके एक दो कुछ और डिसएडवांटेज है कि इन्वायरमेंट कॉन्सिडरेशन, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें इवन कि कोई बंदा जैसे फैक्ट्री लगाता है, वो देखता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो इन्वायरमेंट में ठीक है, इन्वायरमेंट पे उसके क्या इफ़ेक्ट हैं, तो इन्वायरमेंट को भी देखना पड़ता है। कुछ चैलेंजेस है हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है कि थोड़ा सा टेम्परेचर, पीएच या ऑक्सीजन की कमी होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर देंगे, डाई कर देंगे। इकोसिस्टम की डिस्टर्बेंस देनी पड़ती है, वेस्ट को जो है ना मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और हाई रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन है। कंटेमिनेशन का मतलब है कि पोल्यूशन भी हो जाएगी। यहाँ मैं कहती हूँ कि कोई भी वेस्ट है वो क्या हो जाता है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन है कि हम ये जो इतना ज़्यादा हमारे पास एक अच्छा प्रोसीजर है जो एक बंदे ने शुरू किया, साइंटिस्ट इंस्पायर हुए तो सारे उसे क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये एडवांस हो गया कि हम नेचुरल प्रोसेस से किस तरह अपनी जो वेस्ट चीज़ें हैं उन्हें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बायो रेमिडिएशन में हम मेटल जो कंटेमिनेटेड साइट है वहाँ से हमने इन्वायरमेंट से बायो रेमिडिएशन के हमने रेमेडीज़ ली, टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक में किया, उसे वहाँ से हमने उठा लिया। उठाने के बाद हमने उस ओर में से हमने क्या किया, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया। देन हमने वो जो हमें मिनरल मिला, बायो मिनरलाइजेशन में हमने क्या किया कि वो जो ओर था उसे हमने पीसीज में किया, उसका एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया तो वो मिनरल की फॉर्म में आया, और वहाँ से हमने मेटल को रिकवर करवा लिया। बायो रिएक्टर के वो चीज़ जिसमें हमने बैक्टीरिया के नंबर को इंक्रीज़ करवाया। बायो सेंसर कि जो हमारे बायो रिएक्टर के साथ बायो सेंसर लगे होते हैं वो हमें बता रहे होते हैं कि आपके इस बायो रिएक्टर के, आपकी इस मशीन के जो है ना इतना टेम्परेचर है, अभी इतना पीएच है, इतनी ऑक्सीजन है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। वो जो एक ऑप्टिमाइजेशन होती है ना वो बता रहे हैं, सेंस करके बता रहे होते हैं, और उसके जो लेवल है जो सैंपल का उसे क्या करते हैं,
मेंटेन रखते हैं। और वो भी बायो सेंसर जो हमारे इन्वायरमेंट में लगे होते हैं, जो हमें पोल्यूशन के लेवल को इंडिकेट करते हैं कि स्मोक का ये लेवल है, फॉग ये है, एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ करगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या एप्लीकेशन। अब हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं। अब साइंटिस्ट जब ये काम शुरू करते हैं ना, तो बड़े ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि इवन कि अगर आप साइंटिस्ट के माइंड से ना देखो, आप एक बिज़नेस के माइंडेड जो है ना काम से देखो, हम हर वो काम करेंगे जिससे हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। अगर हमें नुकसान होगा ना, हम उसे चैलेंज के तौर पर करेंगे, नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, हम ऐसा करेंगे, हम अपने इस जो नुकसान हो रहा है ना, ऐसा कौन सा शॉर्टकट तरीका लें कि जो हमें नुकसान हो रहा है ना वो कम हो जाए। अब देखो, अब हमारा एक चैलेंज बन गया कि हमें एक दो ही हमारे पास सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, और उस कुछ वही माइक्रो ऑर्गेनिज़म कॉपर देगा, अलग माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमें कैडमियम देगा। कैडमियम लेनी है तो कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस्तेमाल करे, लेड लेनी है तो कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स करें, आयरन लेनी है तो कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस्तेमाल करें। तो मेटल की यील्ड भी बहुत ज़्यादा कम आई। हमारे पास जो माइक्रोबियल कम्युनिटी है उनका भी एक हो गया, और फिर जब हम उसे लैब में ला रहे हैं, उसे हमें ऑप्टिमाइजेशन लेना, और कुछ टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होगी। ये जो हमारे पास ना कुछ चैलेंज आ गए, इन चैलेंजेस को हमने क्या करना है, इनकी इम्प्रूवमेंट करनी है। देन हमारे पास एक दो और चैलेंजेस हैं, वो है कि इन्वायरमेंटल की जो कंडीशंस हैं उसे में लैक ऑफ स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड होता है ना कि ये चीज़ इसे ट्रीट करवा रही है, 50% हमें ये मिलेगा, 80% ये मिले। स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है इसमें बहुत ज़्यादा, और रेगुलरिटी के इशू हैं, और लिमिटेड स्केलेबिलिटी है। नेक्स्ट, हम इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमने इम्प्रूव कर भी ली हैं, कुछ की तरफ जो है ना हमारी तवज्जो है। कहते हैं यूज़, जो भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज़म ले रहे हैं ना, अगर आप उसका डीएनए या उसका जेनेटिक जीनोमिक लेवल पे आप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा जैसे ह्यूमन में भी एक इंसान का जो जीनोमिक लेवल है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। इसीलिए उनकी आँखों का कलर, उनके फिंगरप्रिंट, उनकी हाइट, उनकी शेप, हेयर, हर चीज़ में क्या हो रहा होता है, फ़र्क आ रहा होता है। इसलिए अगर आप एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म का जीनोम देखेंगे वो अलग है, दूसरे का अलग है, तो आप जीनोमिक लेवल पे भी जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेकेड है। इवन कि कई जगह हमारी लाइट माइक्रोस्कोप भी हमें उनका अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही होती। तो फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि नावल जो माइक्रोबियल हमारे पास डिज़ाइन हुए हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन आप देखें, और बहुत ज़्यादा प्रोसेस को एफिशिएंट करने के लिए आप उनके जीनोमिक, प्रोटोनोमिक, मेटाबॉलिज्म्स को देखें टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ बायोमेटलर्जी प्रोसेस, बायो रिएक्टर, बायो रेमेडिएशन की टेक्निक हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और उसे स्केलिंग अप करने के लिए बायो रिएक्टर डिज़ाइन कर दिए। अब ना बायो रिएक्टर्स की भी कुछ टाइप होती हैं, वो भी मुख्तलिफ होती हैं। एक कुछ बायो रिएक्टर्स की अलग शेप होती है, कुछ की अलग, उन्हें स्पेशली डिज़ाइन कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर नंबर इंक्रीज़ करना। किसी के साथ पहले एक बायो रिएक्टर था, उसमें टेम्परेचर, पीएच का सेंसर्स नहीं थे। अब क्या हो गए, इतने एडवांस आ गए हैं कि आपको टेम्परेचर, पीएच सारा कुछ साथ साथ बता रहे होते हैं। उस पर आप जो है ना एक दो बंदा जो उसे उनकी कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे रखना पड़ता है, वो भी नहीं, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चीज़ें मेंटेन हो रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, फॉर कंपैरिजन एंड अडॉप्टेशन इन डिफरेंट लोकेशन, इंडस्ट्रीज़ में आप दें, और एक और जो है ना प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स दे लें। अब जब मेटल एक्सट्रैक्ट करती है ना इंडस्ट्री या कमर्शियल लेवल पे, वो तो बहुत बड़े बड़े ट्रकों में जाती हैं, पहाड़ी एरिया इलाकों में, वहाँ से वो मेटल को लेती हैं, लेने के बाद उनका पाउडर करके उनमें से चीज़ों को निकाल रही होती हैं। तो वो कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को भी आप स्केल दें, उन्हें स्टैंडर्ड दें, उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन करें कि आपने ये करना है, तो आपने इन्वायरमेंटल इनकी ये कंडीशंस को अपने दिमाग में रखना है, तो उनके ऊपर लागू करें चीज़ों को। और रिलीज द जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू इन्वायरमेंट कुड मिटिगेट का मतलब होता है कम कर देना, दी एसोसिएटेड रिस्क है। ठीक हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हेल्पफुल है, इतने हेल्पफुल हैं, तो आप उन्हें भी जो है ना उनके इंजीनियर देखें ताकि वो इन्वायरमेंट में क्या कर सकें, मिटिगेट कर सकें। और डैट्स ऑल पार्ट ऑफ presentation of the group 7. Allah Hafiz.